Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear viewers and dear students. Today's topic is related to the term revenue or in plural you can say revenues. बेसिक अकाउंटिंग से रिलेटेड आज हमारा 14th लेक्चर है और आज स्टूडेंट्स हम जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं उसका नाम है रेवेन्यूज़। उर्दू में आप इसको बोलेंगे आमदनियाँ। रेवेन्यू अगर है तो आमदनी कहलाएगा, रेवेन्यूज़ अगर है तो आमदनियाँ कहलाएगा। आज से कबल जो हम हेड्स ऑफ अकाउंट कंप्लीट कर चुके हैं उनमें एसेट्स हमने डिटेल में पढ़ लिया है, लायबिलिटीज़ पढ़ लिया है और एसेट्स और लायबिलिटीज़ के साथ साथ हम लोगों ने एक्सपेंसेस को भी पढ़ लिया है। 3 हेड्स कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। आज ये हमारा 4th हेड है और इसके बाद सिर्फ एक हेड रह जाएगा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में जो हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं स्टूडेंट्स, उसका नाम क्या है? रेवेन्यूज़, जिसको हम बोलेंगे आमदनी। याद रखिएगा ये रेवेन्यू ही होती है कि जिसके लिए आप पूरा अपने बिजनेस को रन करते हैं, पूरा बिजनेस का सेटअप जो है वो आप स्टार्ट करते हैं और उसी की बेस के ऊपर आप कारोबार को आगे लेकर चलते हैं। अगर कारोबार के अंदर रेवेन्यू मौजूद है और रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए इम्कानात रोशन है तभी आप बिज़नेस को रन करते हैं। अदरवाइज बिज़नेस को रन करने का जो बहुत सारे मकासद हैं उनमें से एक बुनियादी मकसद होता है, याद रखिएगा, रेवेन्यू को जनरेट करना, यानी कि आमदनी को जनरेट करना, वजूद में लेकर आना। सबसे पहले हम देखते हैं रेवेन्यू की डेफिनेशन क्या है, उसके बाद इंशाल्लाह इसकी एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। रेवेन्यू के बारे में कह रहे हैं रेवेन्यू इज़ द अमाउंट। रेवेन्यू दरअसल वो रकम होती है एक कंपनी जो है रिसीव्स, एक कंपनी जो है वसूल करती है फ्रॉम सेलिंग गुड्स, गुड्स को बेचकर। गुड्स से क्या मुराद है? गुड्स से मुराद हर वो चीज़ ऑर्गेनाइजेशन के लिए गुड्स की हैसियत रखती होगी कि जिसको उसने खुद पहले ख़रीदा है और उसकी नीयत, उसका इरादा, उसका मकसद ये है कि गुड्स को ख़रीदा और ख़रीदने के बाद आप उसको आगे जाके बेच देगा। पहले भी आपको एग्जांपल दे चुका हूँ मैं कि सब्ज़ी वाले के लिए सब्ज़ी, गोश्त वाले के लिए गोश्त, बेकरी वाले के लिए बेकरी के सारे आइटम्स। इसी तरीके से जो दूसरे मुख्तलिफ अफराद जो अपने अपना बिजनेस रन कर रहे होते हैं उनके लिए वो आइटम जो वो परचेज कर रहे हैं उनकी नीयत के आगे जाके बेचेंगे। कपड़े वाले के लिए कपड़ा। इस तरीके से जितने बिजनेस लोग रन कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, पहले उसको खरीदते हैं। याद रखिएगा मैं ट्रेडिंग बिजनेस की बात कर रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। ट्रेडिंग वाले क्या करते हैं, पहले उसको खरीदते हैं और ख़रीदने के बाद प्रॉफिट रखकर बेच देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग वाले क्या करते हैं, खरीदते हैं माल को, रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं, फिर उसको तैयार करते हैं, तैयार करने के बाद उसको बेचते हैं। इसका मतलब वो ट्रेडिंग में और मैन्युफैक्चरिंग में ये बेसिक फ़र्क हो जाता है। फिर हम बात कर रहे हैं कि गुड्स को वो बेच रहे हैं। कौन गुड्स को बेच रहा है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बेच रही है। गुड्स को बेचने से पहले क्या उसने खुद ख़रीदा था? लाजमी है कि पहले खुद ख़रीदा भी होगा। इसका मतलब जो हुआ रेवेन्यू को अगर हम डिफाइन करें तो क्या बोलेंगे? रेवेन्यू इज़ द अमाउंट। रेवेन्यू वो रकम होती है। आ कंपनी रिसीव्स, ये कंपनी वसूल करती है फ्रॉम सेलिंग गुड्स, गुड्स को बेचकर। गुड्स का मतलब भी मैंने आपको बताया, गुड्स का मतलब स्टॉक हो सकता है, गुड्स का मतलब मर्चेंडाइज हो सकता है, गुड्स का मतलब मर्चेंडाइज इन्वेंट्री हो सकता है। उर्दू में आप बोलेंगे इसको सामान्य तिजारत। हर वो चीज़ सामान्य तिजारत, गुड्स, मर्चेंडाइज या मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के ज़ुमरे में आती है कि जिसको इस नीयत, इस इरादे से ख़रीदा जाए कि आगे जाके आप बेचेंगे। अगर आपकी नीयत ये है कि पहले ख़रीद रहे हैं और फिर आप बेचेंगे तो याद रखिएगा इसका मतलब वो चीज़ आपके लिए गुड्स के ज़ुमरे में आती है और गुड्स के ही कई एक नाम है जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। तो रेवेन्यू क्या हो जाएगा? रेवेन्यू वो रकम होगी एक कंपनी रिसीव करती है फ्रॉम सेलिंग गुड्स, गुड्स को बेचकर, एंड और गुड्स को बेच के भी पैसे हासिल किए जा सकते हैं और साथ साथ सर्विसेज को प्रोवाइड करके भी पैसे हासिल किए जा सकते हैं। इसका मतलब हुआ अगर वो गुड्स को बेचते हैं तब भी पैसे हासिल कर रहे हैं और अगर वो सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विसेज मुहैया कर रहे हैं तब भी पैसे हासिल कर रहे हैं। और किसको प्रोवाइड किया जाएगा? टू इट्स कस्टमर्स, कस्टमर्स को बेचा जाएगा या फिर क्लाइंट्स को बेचा जाएगा। एक बात क्लियर कर दूं, यहाँ एंड के बाद स्लैश आया है, बोर्ड पे ज़रा तवज्जो रखिएगा, और स्लैश के बाद लफ्ज़ और आया है। इस स्लैश का क्या मतलब है वो ज़रा समझने की कोशिश करें। रेवेन्यू एक ऐसी रकम होती है जो कि कंपनी क्या करती है, रिसीव करती है। किस तरह से? गुड्स को बेचकर। एंड अभी फिलहाल एज्यूम करें कि स्लैश डला हुआ नहीं है, तो गुड्स को बेचकर हासिल करते हैं पैसे, एंड और सर्विसेज को मुहैया करके पैसे हासिल करते हैं। इसका मतलब वो रेवेन्यू एक ऐसी चीज़ होगी कि या तो आप अपनी गुड्स बेचेंगे और गुड्स को बेचने के साथ साथ आप अपनी सर्विसेज को भी बेचेंगे और बेच कर आप पैसे हासिल कर रहे हैं। एक तो ये बात हो गई। अब हम एज्यूम करते हैं कि एंड नहीं है बल्कि यहाँ पे और लफ्ज़ लिखा हुआ है। अब पढ़ते हैं जुमले को। रेवेन्यू इज़ द अमाउंट। रेवेन्यू एक ऐसी रकम होगी
जो कि कंपनी रिसीव करती है गुड्स को बेचकर या और माने या सर्विसेज को मुहैया करके। इसका मतलब हुआ गुड्स को बेचेंगे या से मुराद ये उर्दू वाला या है, या गुड्स को बेचकर या सर्विसेज को मुहैया करके। इसका मतलब ये हुआ ऐसा पॉसिबल है कि गुड्स भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं, गुड्स भी बेच रहे हैं और सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, दोनों काम करते हुए आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। और ऐसा भी मुमकिन है कि आप दो में से कोई एक काम कर रहे हैं और आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। इट मीन्स दैट बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जो गुड्स भी बेचती हैं और अपनी सर्विसेज भी फराहम कर रही हैं और रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं, और बहुत सारी ऐसी हैं जो सिर्फ गुड्स बेचती हैं, रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं, बहुत सारी ऐसी हैं जो सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं और रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं। इट मीन्स दैट कि दोनों पॉसिबिलिटीज भी हैं, दोनों काम कर रहे हैं या दोनों में से कोई एक काम कर रहे हैं। इस सूरत में जितना भी पैसा आप जनरेट कर रहे होते हैं, जितना भी पैसा आप हासिल कर रहे होते हैं, वो आपके लिए कहलाएगा रेवेन्यू। और पैसा जनरेट किससे किया जा रहा होता है? कस्टमर से। अब हम स्टूडेंट्स देखते हैं कि हमारे पास एग्जाम्पल्स कौन कौन सी आ रही हैं। पहली एग्जाम्पल बोर्ड पे आपको नजर आ रही है सेल्स स्लैश करके लिखा हुआ है सेल्स रेवेन्यू। याद रखिएगा पेपर में बाद औक़ात सेल्स लिखा हुआ होता है और बाद औक़ात सेल्स रेवेन्यू लिखा होता है, दोनों का एक ही मतलब होता है। इट मीन्स दैट सेल्स और सेल्स रेवेन्यू में कोई फर्क नहीं है, बोथ आर द सेम थिंग्स। एक बेसिक बात आपको बताऊं कि सेल्स को सेल्स रेवेन्यू कह क्यों रहे हैं। इसकी रीज़न ये होती है कि सेल्स जो होता है वो बेसिकली एक ऐसा अकाउंट होता है कि जब आप किसी पार्टी को माल बेचते हैं, फरोख्त करते हैं, तो वो आपके लिए सेल्स कहलाता है। और ये जो आपके लिए सेल्स कहलाता है ये बेसिकली इसकी जो नेचर है वो बेसिकली रेवेन्यू अकाउंट है। तो इट मीन्स दैट ये बात आप कह सकते हैं कि सेल्स बोले या सेल्स रेवेन्यू बोले, बोथ आर द सेम थिंग्स। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि सेल्स से मुराद क्या है। फर्ज करें एक दुकानदार है, वो क्या कर रहा है? अपने सामान को बेच रहा है, फरोख्त कर रहा है। तो वो जितना भी सामान अपने कस्टमर्स को बेच रहा है, फरोख्त कर रहा है, वो उसके लिए कहलाएगी सेल। याद रखिएगा सेल के अंदर दो एलिमेंट शामिल होते हैं। सेल के अंदर कौन कौन से दो एलिमेंट शामिल हैं? नंबर 1, सेल्स के अंदर शामिल होती है उस माल की अपनी कीमत और साथ साथ उसके अंदर शामिल होता है उसका प्रॉफिट। इसका मतलब ये हुआ कि जब दुकानदार किसी प्रोडक्ट को फरोख्त करता है तो उसके अंदर दो चीज़ें शामिल हैं। मिसाल के तौर पर अगर लेट सपोज उसने बॉल पॉइंट जो है वो बेच रहा है, तो बॉल पॉइंट की जो कीमत है वो भी उसको कवर हो जाएगी और साथ साथ बॉल पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा प्रॉफिट रखकर वो बेच रहा है, इजाफी कीमत में बेच रहा है, तो वो दोनों चीज़ें उसको कवर हो जाती हैं। इट मीन्स दैट कोई अगर आपसे पूछे सेल्स क्या है तो आप सिंपल ये बोलेंगे सेल्स दरअसल दो चीज़ों का मजमुआ होता है। और वो दो चीज़ें कौन कौन सी हैं? नंबर 1 उस प्रोडक्ट की अपनी कॉस्ट और नंबर 2 उस प्रोडक्ट के ऊपर हासिल किया जाने वाला प्रॉफिट। ये दोनों चीज़ें इकट्ठी होती हैं, जमा की जाती हैं, तो जो अमाउंट आ जाती है वो सेल्स की अमाउंट आती है। मिसाल मैं आपको दे देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल रजिस्टर की बात कर लेते हैं। रजिस्टर मेरे साथ में मौजूद है। फर्ज करें ये रजिस्टर मार्केट में बिक रहा है लेट सपोज 120 रुपये का। 120 रुपये का रजिस्टर हम फर्ज करें बेच रहे हैं और हमें खुद कितने का पड़ा? हमें पड़ा फर्ज करें 100 रुपये का, यानी कि 100 रुपये का हमने खुद खरीदा, हमें दुकानदार 100 रुपये का रजिस्टर हम अपने कस्टमर्स को बेच रहे हैं 120 रुपये का। तो बताएं सेल्स की रकम क्या कहलाएगी? 100 रुपये, 120 रुपये या सिर्फ 20 रुपये? आप जवाब देंगे कि 120 रुपये का हम रजिस्टर बेच रहे हैं, लिहाजा 120 रुपये की सेल्स कहलाएगी। फिर 100 रुपये क्या कहलाएगा? 100 रुपये कहलाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो गुड्स हमने बेच डाली, जो रजिस्टर हमने बेच दिया, उसकी अपनी कीमत 100 रुपये और दोनों का फर्क 20 रुपये जो है, 20 रुपीज़ जो है, वो हमारा कहलाएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट पे जो लफ्ज़ आया तो एक बात और क्लियर कर दूँ आपको, बहुत सारे स्टूडेंट्स लफ्ज़ रेवेन्यू में और लफ्ज़ इनकम में दरअसल कंफ्यूज होते हैं। वो ये समझते हैं कि रेवेन्यू और इनकम एक ही बात है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप चाहें तो आप अपने बुक्स को स्टडी कर सकते हैं, आपको ये बात पता चल जाएगी अच्छी तरह से कि रेवेन्यू में और इनकम में फ़र्क होता है। पहली बात, इनकम बोले या प्रॉफिट बोले, यानी कि नेट इनकम बोले या नेट प्रॉफिट बोले, एक ही बात है। लेकिन रेवेन्यू बोले और नेट इनकम बोले एक बात नहीं है। रेवेन्यू बोले और नेट प्रॉफिट बोले एक बात नहीं है। अब आप बोलेंगे सर फ़र्क क्या है? फ़र्क मैं आपको क्लियर करता हूँ। फ़र्ज़ कर लीजिए एक दुकानदार है, एक शॉपकीपर है, एक होलसेलर है, एक रिटेलर है, माल को फ़रोख्त करने वाला शख्स है। वो जितनी मालियत का माल बेच रहा है वो उसके लिए कहलाएगी सेल्स, जो बोर्ड पे आपको लिखा हुआ है। सेल्स का मतलब होता है कि वो सेल्स उसके ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उसके लिए कहलाता है रेवेन्यू। सेल्स की फ़र्ज़ कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, इसी मिसाल की बात कर लेते हैं। सेल कितने की हुई थी? 120 रुपये की सेल है, एक ही रजिस्टर की फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं।
इसके अंदर इस रजिस्टर की अपनी कॉस्ट कितनी है वो मैंने आपको बताई, 100 रुपये। इसका मतलब हुआ सेल्स की रकम है या रेवेन्यू की रकम आपके लिए वो 120 है। इसकी अपनी कॉस्ट है कितनी, 100 रुपये। 120 रुपये में से जब आप उसकी कॉस्ट लेस कराते हैं तो 20 रुपये आता है प्रॉफिट। ये प्रॉफिट कहलाता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है कि ये खालिस नफ़ा नहीं है बल्कि खाम नफ़ा है। इस ग्रॉस प्रॉफिट में से बहुत सारे अखराजात और भी होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के जो उसको लेस करने पड़ते हैं। तो कौन कौन से अखराजात हैं? फॉर एग्जांपल जहाँ पर वो दुकान लेके बैठा हुआ है, दुकान का किराया दे रहा है, इसके अलावा कोई एडवर्टाइजिंग के ऊपर खर्चा कर रहा है, इसके अलावा जो है वो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो है वो यूटिलिटीज़ का बिल वो पे कर रहा है, बिजली गैस वगैरह का बिल पे कर रहा है, टेलीफोन का हो सकता है उसने लगवा के रखा उसका बिल पे कर रहा है। इट मीन्स दैट ये दूसरे जितने भी अखराजात हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहलाएंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जब इनको भी वो लेस कर देगा तो फिर कहीं जाएगा आ जाएगा उसका प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट आप कह लीजिए, और नेट प्रॉफिट आ जाएगा बिफोर टैक्स। फर्ज करिए वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टैक्स भी पे कर रही है, तो जब टैक्स भी पे कर देगी तो फिर आखिर में जो चीज़ निकल कर आएगी वो कहलाएगा नेट इनकम आफ्टर टैक्स। स्टूडेंट्स यही बात जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करी, इसको मैं आपको अमाउंट लेकर या फिगर लेकर आपको समझाता हूँ। फर्ज कर लेते हैं कि जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो सेल्स की रकम हम एज्यूम कर लेते हैं कितनी है, सेल्स की रकम है 120 रुपये, जितने का हमने माल बेचा। बताएं इसमें से हम लेस करवाने के लिए जा रहे हैं क्या चीज़, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एज्यूम कर लेते हैं 100 रुपये, यानी कि 120 रुपये का रजिस्टर बेचा, लेकिन उस रजिस्टर की अपनी कीमत कितनी है, 100 रुपये। लेस करवाइए तो ये बचेगा 20 रुपये। सवाल, क्या ये 20 रुपये आपके लिए खालिस नफ़ा कहलाएगा? जवाब है खालिस नफ़ा नहीं है। फिर ये क्या कहलाएगा? ये कहलाता है गैर खालिस नफ़ा, ग्रॉस प्रॉफिट। इसको हम गैर खालिस क्यों कहते हैं? गैर खालिस इसलिए कहते हैं क्योंकि अभी बहुत सारे और भी अखराजात हैं जो कि इस 20 रुपये में से आपको लेस करने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पर जिस जगह आप मौजूद हैं वहाँ का आपको रेंट पे करना है, हो सकता है आप एडवर्टाइजिंग के ऊपर कुछ खर्चा कर रहे हो सकता है आपने कोई यूटिलिटीज़ हासिल की हुई हों उसके लिए आप खर्चा कर रहे हो। इसका मतलब ये हुआ हो सकता है इंश्योरेंस की रकम आपने पे करनी पड़ रही हो, तो वो भी आपको लेस करना पड़ेगा। उसको हम बोलेंगे लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एज्यूम कर लेते हैं कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फर्ज कर लेते हैं 10 रुपये के, तो बचा कितना आपके पास, 10 रुपये बचा। ये जो 10 रुपये बचा है ये कहलाएगा आपके पास नेट प्रॉफिट। लेकिन नेट प्रॉफिट जो बच रहा है वो याद रखिएगा एनपी, नेट प्रॉफिट जो है वो बच रहा है बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले। गवर्नमेंट आपसे कहती है भाई टैक्स भी अदा करिए, एज्यूम कर लेते हैं इसके ऊपर हम 3 रुपये टैक्स भी हमने अदा कर दिया, ये क्या कहलाएगा, लेस इनकम टैक्स। शॉर्ट लिख रहा हूँ, इनकम टैक्स 3 रुपये एज्यूम कर लीजिए, तो इसका मतलब वो ये जो 7 रुपये बचा है ये आपके लिए कहलाएगा नेट इनकम। उम्मीद है कि आपको बेहतर तौर पर समझ में आ रहा होगा। इस नेट इनकम को हम नेट प्रॉफिट कह सकते हैं, एक ही बात है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि आप नेट इनकम बोलें या नेट प्रॉफिट बोलें, इसको तो आप कह सकते हैं, एक ही बात है। लेकिन नेट इनकम और नेट प्रॉफिट को आप रेवेन्यू नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि सेल्स दरअसल रेवेन्यू होती है, रेवेन्यू में से कॉस्ट पहले लेस होती है, उसके बाद मजीद अखराजात जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो लेस होते हैं। अगर तो आप टैक्स पे कर रहे हैं तो वो भी लेस होगा, नहीं पे कर रहे हैं तो फिर ऐसी सूरत में 10 रुपये आपके लिए नेट प्रॉफिट बन जाएगा। अगर आप टैक्स पे कर रहे हैं तो 7 रुपये फिर आपके लिए नेट इनकम कहलाएगा। अब ये भी कोई बेचारा मासूम सा स्टूडेंट ये कह सकता है कि सर इतनी छोटी छोटी रकमें 7 रुपये नेट प्रॉफिट, तो भाई उसका बहुत आसान सा जवाब ये है कि इस 120 को आप एज्यूम कर लीजिए 1 करोड़ 20 लाख। ये जो 100 रुपये है इसको एज्यूम कर लीजिए जनाब अली 1 करोड़। इसका मतलब वो ये आप फिगर बड़ी कर सकते हैं। हमारे एक टीचर हुआ करते हैं बल्कि, लेकिन मुझे ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, उन्होंने बहुत अच्छा जुमला कहा था, अभी याद आ गया मुझे, कि सोच का इंसान को गरीब नहीं होना चाहिए। सोच का गरीब क्या है, वो ये सोचेगा यार सिर्फ 7 रुपये प्रॉफिट कमा रहे हैं, ये बढ़ा रहे हैं अकाउंटिंग, तो इसको आप 70 लाख कर लीजिए, 7 करोड़ कर लीजिए। सोच का गरीब कभी भी इंसान को नहीं होना चाहिए। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा कि सेल्स से क्या मुराद है और सेल्स रेवेन्यू से क्या मुराद है। सेल्स बोले या सेल्स रेवेन्यू बोले, दोनों का एक ही मतलब है। नेक्स्ट आपके पास जो हेड ऑफ अकाउंट आ रहा है या नेक्स्ट जो आपके पास इनकम आ रही है उसका नाम है सर्विस रेवेन्यू। सर्विस रेवेन्यू का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, आप अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और सर्विस प्रोवाइड करने के बाद आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 23 साल हो चुके हैं टीचिंग करते हुए।
इतने तवील अरसे से जो मैं टीचिंग अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ, तो टीचिंग करके क्या मुझे पैसा मिल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह मिल रहा है। तो ये जो पैसा मिल रहा है वो बेसिकली क्या, मैं गुड्स बेचता हूँ? तो मैं तो कोई गुड्स नहीं बेचता, मैं तो कोई अशिया नहीं बेचता। फिर मैं क्या कर रहा हूँ? अपनी सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, और सर्विस प्रोवाइड करके मैं रेवेन्यू को जनरेट कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे बताइए, मेरी सर्विस का प्रोवाइड करना क्या कहलाएगा? मेरी तरफ से अपनी खिदमत में पेश कर रहा हूँ और उसके एवज में रेवेन्यू को जनरेट कर रहा हूँ, तो वो मेरे लिए रेवेन्यू कहलाएगी, इनकम कहलाएगी। थर्ड पॉइंट है आपके पास इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम का मतलब ये होता है सूद। इंटरेस्ट का मुराद यहाँ पे सूद है। सूद के हवाले से आपको इनकम हासिल हो रही है। फौरी तौर पे आपके दिमाग में आ जाना चाहिए बैंक का नाम, कोई सा भी बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसके लिए जो सूद के पैसे उसको मिल रहे हैं, और जाहिर सी बात है सूद के पैसे इजाफी ही होते हैं जो एक्चुअल रकम के ऊपर मिल रहे होते हैं। तो अगर बैंक को पैसा मिल रहा है तो बैंक के लिए वो कहलाएगा इंटरेस्ट इनकम। अच्छा मुझे बताइए, जो पार्टी पे कर रही है उसके लिए क्या कहलाएगा? इंटरेस्ट एक्सपेंस। इसका मतलब हुआ जिसकी जेब से पैसे जा रहे हैं उसके लिए एक्सपेंस, और जिसकी जेब में पैसे आ रहे हैं उसके लिए इनकम। रेंट इनकम अपने नाम से जाहिर है कि आप फर्ज करें किराए के मकान में आप जो है वो आपने फॉर एग्जांपल खुद अगर रहते हैं, तो अगर आप खुद किराए के मकान में रह रहे हैं, आपने उसको किसी पार्टी को पैसे पे किए, तो बताएं जिसकी जेब में पैसे जा रहे हैं उसके लिए क्या कहलाएगा? उसके लिए इनकम बन जाएगी। और आपके लिए क्या कहलाएगा? एक्सपेंस कहलाएगा। मैं याद करें जब एक्सपेंस पढ़ा रहा था तो साथ साथ इनकम की भी बातें कर रहा था। बिल्कुल इस तरीके से जब इनकम पढ़ा रहा हूँ तो एक्सपेंस की भी बातें कर रहा हूँ, ताकि दोनों बातों का जो आपका तस्वीर के दो रुख हैं, एक तरफ एक्सपेंस एक तरफ इनकम, वो दोनों आपको बहुत अच्छे तरीके से इंशाल्लाह समझ में आ जाए। एडवर्टाइजिंग इनकम। एडवर्टाइजिंग इनकम से क्या मुराद है? टीवी के ऊपर, अखबारात के अंदर, रेडियो के ऊपर, सिनेमा हॉल के अंदर किसी भी जगह आपने कोई इश्तिहार चलवाया या छपवाया, उसके एवज में आपने सामने वाली पार्टी को पैसे पे किए, भले वो अखबार का कोई इदारा हो, भले वो टीवी का कोई चैनल हो, भले सिनेमा हॉल हो, तो मुझे बताइए भले वो रेडियो पाकिस्तान हो, मुझे आप पैसा पे कर रहे हैं तो बेसिकली आपके लिए क्या कहलाएगा? एक्सपेंस। और जिस इदारे की जेब में वो पैसा जा रहा है, जो इदारा आपके इश्तिहार को चलवा रहा है या छाप रहा है, उसके लिए कहलाएगी इनकम। नेक्स्ट है आपके पास कंसल्टेशन फी इनकम। कंसल्टेशन से मुराद यहाँ पे बेसिकली मशवरा है, और ये मशवरा याद रखिएगा मुफ्त नहीं है। बहुत सारे लोग समझते हैं मशवरा मुफ्त है। यहाँ पे मशवरा जो है उसके आपको पैसे पे करने हैं। सवाल ये पैदा होता है मशवरा दे कौन रहा है? मशवरा ये हो सकता है कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है कोई कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो सकता है कोई ACCA क्वालिफाइड हो, ये भी मुमकिन है कि वो MBA पास हो, वो भी मशवरा दे सकता है। इट मीन्स दैट वो अपनी फील्ड का माहिर है। कोई हो सकता है एडवोकेट हो, यानी कि कोई लॉयर वगैरह हो। तो मुझे बात बताइए, वो जो बंदा डॉक्टर साहिबान होते हैं वो भी कंसल्टेशन के पैसे लेते हैं। इट मीन्स दैट कि वो जो कंसल्टेशन के पैसे ले रहे हैं उनके लिए कहलाएगी इनकम, और जो उनका क्लाइंट है, कस्टमर है, जिसकी जेब से पैसे निकल रहे हैं, अदा हो रहे हैं, उसके लिए कहलाएगा एक्सपेंस। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका, नेक्स्ट हमारे पास रेवेन्यू क्या है? कमीशन इनकम। कमीशन इनकम याद रखें और याद करिए इस बात को, जब मैं एक्सपेंस आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको मिसाल दी थी कि आपको कोई किराए का मकान चाहिए। किराए का मकान अगर आपको चाहिए तो आप किसी एजेंट के पास गए, आपने कहा भाई किराए का मकान कोई अच्छा सा दिलवा दो। उसने आपको किराए का मकान दिलवा दिया, आपको पसंद आ गया, आप रहना शुरू हो गए। उस कमीशन एजेंट को आपने कुछ पैसे पे कर दिए क्योंकि उसने आपको किराए का मकान दिलवाया है, तो उसके लिए वो क्या कहलाएगा? कमीशन इनकम। और आपके लिए क्या कहलाएगा? कमीशन एक्सपेंस। इसका बिल्कुल इस बात को ऐसे समझ लीजिए कि फर्ज करें आपको जो है वो जनाब अली अपना घर बिकवाना है, किसी दूसरी पार्टी को घर खरीदना है, तो कमीशन एजेंट क्या करेगा? दोनों पार्टियों को आपस में मिलवाएगा कि भाई तुम घर देख लो और तुम अपना घर जो बेचना चाह रहे हो तुम इनसे मुलाकात कर लो। दोनों पार्टियां अगर राजी हो जाती हैं तो ये कमीशन एजेंट है वो क्या करेगा? दोनों पार्टियों से पैसे चार्ज करेगा। ये जो पैसे चार्ज कर रहा है ये इस कमीशन एजेंट के लिए इनकम कहलाएगी, और इन दोनों पार्टीज के लिए क्या कहलाएगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसके लिए कहलाएगा एक्सपेंस। नेक्स्ट है आपके पास परचेज रिटर्न एंड अलाउंस, और एक और भी आपके पास परचेज डिस्काउंट। इसको जरा समझने की कोशिश करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट। बिल्कुल इस तरीके से जिस तरीके से याद करें, मैंने सेल्स रिटर्न और सेल्स डिस्काउंट आपको समझाया था, सेम वही कहानी इसके अंदर आने वाली है लेकिन एक दूसरे अंदाज में। सेल्स रिटर्न और सेल्स डिस्काउंट याद रखिएगा सेल्स के कॉन्ट्रा अकाउंट से, बिल्कुल इस तरीके से परचेज रिटर्न और परचेज डिस्काउंट जो है वो परचेजेस के कॉन्ट्रा अकाउंट है। मेरा पहला क्वेश्चन, परचेजेस जो अकाउंट होता है बताइए उसकी अपनी नेचर क्या होती है?
तो परचेजेस की अपनी नेचर याद रखिएगा एक्सपेंस होती है। परचेज रिटर्न का मतलब क्या होता है? पहली बात मैं परचेजेस थोड़ा आपको क्लियर करूं। परचेजेस से मुराद ये होता है कि अगर आपने कुछ माल, कुछ गुड्स खरीदी हैं, किससे खरीदी हैं? अपने सप्लायर से, उस बंदे से जिससे आप माल परचेज करते हैं। फर्ज करें आपने कुछ माल परचेज किया और आपकी नीयत क्या है कि उस माल को खरीदेंगे, खरीदने के बाद अपना प्रॉफिट रखकर उस माल को आगे बेच देंगे। आपने चूंकि माल खरीदा है लिहाजा आपके लिए कहलाएगा परचेजेस। एग्री? अब हो क्या रहा है, आपने माल खरीद लिया, माल के खरीदने के बाद फर्ज करिए आपको जो माल आपके सप्लायर ने फरोख्त किया था उसमें से कुछ माल खराब निकला या उसमें से कुछ माल वैसा नहीं आया जैसा कि आपने उससे मंगवाया था। फॉर एग्जाम्पल आपने उससे कहा था 3x4 के पीसेस भिजवाइएगा, उसने आपको भिजवा दिया 4x3 के। या आपने उससे कहा था रेड कलर में भिजवाइएगा, उसने भिजवा दिया ब्राउन कलर में। इट मीन्स दैट कि माल तो बेहतरीन है, बढ़िया माल है, लेकिन वो माल वो नहीं है जो कि आपने मंगवाया था। इट मीन्स दैट आपको माल रिटर्न करना पड़ जाएगा। अच्छा मुझे बात बताइए, ऐसा भी मुमकिन है कि माल जो आपको भिजवाया गया वो खराब निकले? तो अगर डिफेक्टिव निकलेगा तो फिर ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे? तब भी माल रिटर्न करेंगे। और अगर माल उस स्पेसिफिकेशन के मुताबिक नहीं भिजवाया गया जो आपने मंगवाया था तब भी हम माल रिटर्न करेंगे। दोनों सूरतों में ये आपके लिए कहलाएगा परचेज रिटर्न। अब हम मुझे बात बताइए, अगर आपकी तरफ से माल रिटर्न हो रहा है तो जो परचेजेस की टोटल रकम थी आपकी बुक्स में, उसकी रकम क्या थोड़ी सी कम हो जाएगी? जवाब है जी हाँ। फॉर एग्जाम्पल इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि फर्ज करें आपने टोटल माल खरीदा है, परचेजेस है आपकी 1 लाख रुपए की, नियत क्या आपकी कि माल खरीदा आगे जाके बेच देंगे। 1 लाख रुपए के माल में फर्ज करें 20,000 रुपए का माल आपकी तरफ से सामने वाले को रिटर्न हो रहा है। मुझे बताएं जब 20,000 रुपए का माल आप रिटर्न कर देंगे तो अब आप उसको पेमेंट कितनी करेंगे? टोटल 80,000 पे करेंगे। इसका मतलब ये हुआ 20,000 रुपीज़ की आप पेमेंट उसको नहीं करेंगे और ना करने की वजह यह है कि आप माल उसको रिटर्न कर रहे हैं। एग्री? बताइए परचेज रिटर्न का मतलब ये होता है कि परचेजेस हो चुकी हैं उसके बाद रिटर्न हो रहा है। ये भी एग्री? परचेजेस की अपनी नेचर क्या है? परचेजेस की अगर आप खाली बात करते हैं, इतने से बात अगर करते हैं तो परचेजेस की नेचर याद रखिएगा एक्सपेंस होती है। परचेज रिटर्न का मतलब क्या होता है कि जो माल आप परचेज कर चुके हैं उसमें कमी हो रही है माल के वापस होने की वजह से या वापस किए जाने की वजह से। परचेज रिटर्न का मतलब ये होता है कि एक्सपेंस के अंदर कमी जो अकाउंट करने का सबब बनेगा वो आपके लिए बन जाएगा या रेवेन्यू बन जाएगा। याद रखें मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर भी ये बात समझाई थी कि दोस्त का दोस्त तो आपका दोस्त है लेकिन दोस्त का दुश्मन आपके लिए दुश्मन है। इसका मतलब क्या हुआ? परचेज रिटर्न बेसिकली एक ऐसा अकाउंट है जो कि आपकी परचेजेस की रकम को कम कर रहा है। परचेजेस की अपनी नेचर क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस को जो अकाउंट कम कर दे वो अकाउंट आपके लिए खुद एक्सपेंस नहीं होगा। तवज्जो दें मेरे अल्फाज पर, मैं कह रहा हूँ परचेजेस की नेचर क्या है? एक्सपेंस। परचेज रिटर्न का मतलब क्या होता है? एक्सपेंस को कम करने वाला अकाउंट, क्योंकि परचेज रिटर्न की वजह से माल वापस जा रहा है। जब माल वापस जा रहा है तो एक्सपेंस की जो रकम है, परचेजेस की जो रकम है वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम हो जाएगी। जब कम हो जाएगी तो एक्सपेंस को जो अकाउंट कम कर दे वो अकाउंट खुद एक्सपेंस नहीं होगा बल्कि एक्सपेंस का उलट होगा, यानी कि वो रेवेन्यू बनेगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। यही चीज़ अलाउंस के हवाले से कि अगर कुछ माल डिफेक्टिव निकला आप उसको सामने वाले को रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न करने की सूरत में सामने वाला सप्लायर आपसे क्या कहता है कि भाई जितना माल खराब निकला उसके पैसे तुम हमें मत देना। तो बताएं वो माल क्या आप पहले खरीद चुके हैं? जवाब है जी हाँ। तो जितने का भी परचेजेस था उसमें जितना आपको अलाउंस मिल रहा है यानी कि जितनी आपको छूट मिल रही है उसकी वजह से परचेजेस की रकम थोड़ी सी कम हो जाएगी। जितनी भी रकम कम हो जाएगी तो दूसरे अल्फाज में एक्सपेंस की रकम कम हो जाएगी। एक्सपेंस को जो अकाउंट कम कर दे, परचेजेस की अमाउंट को जो रकम जो अकाउंट कम कर दे वो आपके लिए क्या कहलाएगा? रेवेन्यू के तौर पर ट्रीट होगा। इस तरीके से बात कर लेते हैं परचेज डिस्काउंट की। पहले मैं लिख देता हूँ फिर आपसे बात करता हूँ परचेज डिस्काउंट के बारे में। परचेज रिटर्न और परचेज डिस्काउंट ये दोनों के दोनों कहलाएंगे कॉन्ट्रा एक्सपेंस अकाउंट्स। कॉन्ट्रा का मतलब पहले भी आपको बताया जा चुका है उलट। उलट यानी कि अपोजिट। ये शाहरुख खान वाला पलट नहीं है बल्कि खाली ये उलट है। तवज्जो रखिएगा क्या कह रहे हैं। कॉन्ट्रा एक्सपेंस अकाउंट्स का मतलब क्या होता है? बहुत तवज्जो दीजिएगा इस बात पर। कॉन्ट्रा एक्सपेंस अकाउंट्स का मतलब ये होता है ऐसा अकाउंट है जो कि आपके एक्सपेंस अकाउंट को कम करने का सबब बन रहा है।
जो एक्सपेंस अकाउंट को कम करने का सबब बने उसको याद रखिएगा रेवेन्यू के तौर पर ट्रीट करते हैं। कोई आपसे पूछे परचेज रिटर्न एंड अलाउंस कॉन्ट्रा अकाउंट है एक्सपेंस का या परचेज डिस्काउंट कॉन्ट्रा अकाउंट है एक्सपेंस का, तो आप बोलेंगे बोथ आर द कॉन्ट्रा एक्सपेंस अकाउंट्स। ये भी कॉन्ट्रा एक्सपेंस अकाउंट है, एक्सपेंस अकाउंट को कम करता है, और ये भी कॉन्ट्रा एक्सपेंस अकाउंट है, एक्सपेंस अकाउंट को कम करता है। एक बात और आपके में नॉलेज में इजाफे के लिए बताऊं कि परचेजेस के खाली यही दो कॉन्ट्रा अकाउंट्स हैं जो बोर्ड पे आपको नजर आ रहे हैं। बिल्कुल इस तरह सेल्स के भी खाली दो ही कॉन्ट्रा अकाउंट्स होते हैं जो सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस और सेल्स डिस्काउंट कहलाते हैं। उम्मीद है आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई होंगी। परचेज डिस्काउंट होता क्या वो भी डिस्कस कर लेते हैं। आपने जिस पार्टी से, जिस सप्लायर से, जिस बंदे से माल खरीदा है वो आपको ये बात कह रहा है कि आप अगर अपने सप्लायर को पेमेंट जल्दी कर देते हैं, विद इन डिस्काउंट पीरियड कर देते हैं, तो फिर ऐसी सूरत में आपका सप्लायर आपसे ये बात कह रहा है कि हम थोड़ा सा तुम्हें रकम में छूट तुम्हें फराहम करेंगे। छूट का मतलब तुम इतना सारा पेमेंट जो है डिस्काउंट पीरियड के अंदर करने की वजह से हमें मत देना। फर्ज करें 10,000 रुपये का माल आपने खरीदा है तो वो आपको छूट दे रहा है फॉर एग्जाम्पल 500 रुपये की, कुछ भी रकम हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि वो आपसे पेमेंट का तकाजा कर रहा है 9,500 रुपये अगर आपने पेमेंट कर दी डिस्काउंट पीरियड के अंदर। और अगर डिस्काउंट पीरियड के बाद आप पेमेंट करेंगे तो अब आपको 9.5 पे नहीं करने पड़ेंगे बल्कि पूरे 10,000 पे करेंगे। अब आप कह सकते हैं सर डिस्काउंट पीरियड कितना है, वो डिपेंड करता है एग्रीमेंट पर। 1 महीना भी हो सकता है, 2 महीने भी हो सकते हैं, 3 महीने भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है। 3 महीने से ऊपर भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि एग्रीमेंट क्या है। नॉर्मल हालात में 1 महीना या 3 महीने होते हैं जिसके अंदर आपको अदायगी करनी पड़ती है। अब अगर आप सामने वाली पार्टी को विद इन डिस्काउंट पीरियड पेमेंट कर देते हैं तो कुछ पैसे आपको अदायगी नहीं करनी पड़ेगी जो कि 500 रुपये। ये 500 रुपये आपके लिए कहलाएगा परचेज डिस्काउंट। आपके लिए परचेज डिस्काउंट और आपके सप्लायर के लिए सेल डिस्काउंट। आपके लिए परचेज रिटर्न और आपके सप्लायर के लिए कहलाएगा, आपके लिए परचेज रिटर्न और उसके लिए कहलाएगा सेल्स रिटर्न। आपके लिए परचेज डिस्काउंट और उसके लिए सेल्स डिस्काउंट। अब मुझे बताइए 500 रुपये जो आपने उसको पे नहीं किए तो इसकी वजह से आपकी परचेजेस की जो रकम है वो थोड़ी सी कम हो गई। परचेजेस की रकम कितनी थी टोटल? 10,000 रुपये। इसकी बात कर रहा हूँ मैं 10,000 रुपये। 10,000 रुपये में आप कितनी पेमेंट उसको नहीं कर रहे हैं? 500 रुपये पे नहीं कर रहे हैं। तो 500 रुपये के आपके लिए परचेज डिस्काउंट है? जवाब है जी। परचेज डिस्काउंट ने क्या आपकी परचेजेस की रकम को कम कर दिया? जवाब है जी। परचेजेस की रकम कितनी थी? 10,000। डिस्काउंट की रकम कितनी है? 500। तो 500 रुपये दरअसल वो रकम है जो कि परचेजेस की रकम को कम कर रहा है। परचेजेस की अपनी नेचर क्या होती है? एक्सपेंस। जो रकम 500 रुपये की बात कर रहा हूँ, जो रकम परचेजेस को कम कर दे, जो अकाउंट परचेजेस को कम कर दे, तो इसका मतलब ये हुआ परचेजेस खुद एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस को जो कम कर दे वो कहलाएगा कॉन्ट्रा एक्सपेंस, एक्सपेंस का उलट। और जो एक्सपेंस का उलट बनेगा उसको आप ट्रीट कर सकते हैं रेवेन्यू के तौर पर। पूरी मेहनत दयानतदारी के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फीस अर्न। फीस अर्न का मतलब ये होता है कि कोई तालीमी इदारा है या कह लीजिए कि कोई डॉक्टर साहब है या कोई कह लें कि कंसल्टेशन कोई फर्म है या कह लीजिए कि कोई वकील है। इन तमाम लोगों को आप पैसे पे कर रहे होते हैं उनकी सर्विसेज के हवाले से। आपने जितने भी उनको पैसे पे किए, अगर वो सर्विस आपको प्रोवाइड कर चुके हैं, अगर डॉक्टर है वो आपको देख चुका है, आपको कह लीजिए कि जो उसका पूरा तरीक़ाकार है वो कंप्लीट कर चुका है, तो जितने आपने पैसे पे किए हैं उसकी इनकम बन गई। अगर कोई टीचर है वो अगर आपको पढ़ा चुका है, जितने अरसे उसको पढ़ाना था महीना ख़त्म हो चुका है, उसकी इनकम बन जाएगी। कोई वकील है वो आपका केस लड़ चुका है, ख़त्म हो चुका है, उसकी वो इनकम बन जाएगी। इट मीन्स दैट कि जितने पैसे आपने उसको पे किए वो उसकी इनकम बन जाएगी। कब? उसकी तरफ से सर्विस दिए जाने के बाद। एक बात यहाँ पे वाज़ेह कर दूँ कि सर्विस उसने दे दी पूरी दयानतदारी से, पूरी अमानत के साथ। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको लाजमी उसकी सर्विस से फ़ायदा भी हासिल हो। मिसाल के तौर पर टीचर ने पूरी ईमानदारी से पढ़ाया आपको, लेकिन आपके नसीब में तो लिखा था फेल होना। क्यों? क्योंकि आपको पढ़ते ही नहीं थे। जब पढ़ते ही नहीं थे तो नसीब में फेल होना लिखा था, जैसे लास्ट ईयर आप फेल हो गए थे। समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ये कोई भी हो सकता है। ये बताएं क्या वो पैसे जो आपने अपने उस्ताद को पे किए उसकी इनकम हो गई या नहीं हो गई? जवाब है उसकी इनकम हो गई। डॉक्टर के वाले सोचें, डॉक्टर ने तो भरपूर तरीके से ऑपरेशन किया फिर भी मरीज बच ना सका, और ऑपरेशन थिएटर से बाहर आके वो कहता है सॉरी हम बचा ना सके। तो मुझे बताएं वो फीस लेगा या नहीं लेगा? जवाब है फीस तो लेगा, हलक में उंगली डाल के फीस लेगा।
इसका मतलब ये हुआ कि उसकी फीस हो गई। वकील की बात कर लेते हैं, आप केस लड़वा रहे थे अपने किसी बंदे का, पता चला उसको तो फांसी हो गई, तो इसका मतलब हुआ वकील को आप पैसे देंगे नहीं देंगे? वकील को तो लाजमी पैसे देंगे, वरना वो आपको भी ना लड़कवा दे। मजाक कर रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि फीस उसकी बन गई। ये बात इसलिए मैंने वाज़ेह की क्योंकि बाद औक़ात स्टूडेंट बेचारा ये समझ रहा होता है कि कमाएगा वो उस वक्त जब वो हमें पास करवाएगा, तो पास करवाना उसकी जिम्मेदारी नहीं है, उसकी जिम्मेदारी है पढ़ाना। वकील की जिम्मेदारी केस लड़ना है पूरी ईमानदारी के साथ, डॉक्टर की जिम्मेदारी इलाज करना है। अब अगर आपके नसीब में ही नहीं है ज़िंदगी, आपके नसीब में नहीं है पास होना, आपके नसीब में ही नहीं है कि जेल से बाहर आए, तो इस तमाम सूरतों में उसका कोई दोष नहीं है, उसकी इनकम बन गई। नेक्स्ट बड़े मज़े का है आपके पास, मज़ा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस हवाले से। ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि जो काम, जो बिजनेस आप रन कर रहे हैं, उस बिजनेस को रन करते हुए जो आपकी मेन एक्टिविटी है, जो आपकी प्राइमरी एक्टिविटी है, जिससे आप अपने बिजनेस को रन करने के दौरान इनकम को जनरेट करते हैं, वो आपके लिए कहलाएगी ऑपरेटिंग इनकम। अच्छा, ऐसा मुमकिन है, ये बात याद रखिएगा, कि एक ही इनकम किसी इदारे के लिए, किसी बंदे के लिए तो ऑपरेटिंग इनकम हो, और वो सेम इनकम किसी दूसरे इदारे के लिए नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो। इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं बैंक की या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की। बैंक के लिए याद रखिएगा जो इंटरेस्ट होता है वो उसके लिए, अगर पैसे रिसीव कर रहा है तो उसके लिए वो याद रखिएगा ऑपरेटिंग इनकम है, क्योंकि बैंक का सारा काम जो है वो सूद के ऊपर चलता है। सूद लेना, सूद देना, ये बैंक के प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं। लिहाजा बैंक के लिए अगर बैंक पैसा इंटरेस्ट के तौर पर रिसीव कर रहा है तो बैंक के लिए ये ऑपरेटिंग इनकम कहलाएगा, क्योंकि बैंक का काम ही है सूद के ऊपर। सेम यही इंटरेस्ट हम बात करते हैं किसी मैन्युफैक्चरर के लिए। मैन्युफैक्चरर ने फर्ज करें माल को तैयार किया, उसके बाद किसी बंदे को, किसी पार्टी को माल बेचा। उस पार्टी से उसने कहा कि अगर तुम पेमेंट देर से करोगे तो तुम्हें थोड़ा सा सूद भी देना पड़ेगा। लेट सपोज कोई नोट उसने साइन करके दिया हुआ है, जिसको नोट रिसीवेबल, नोट पेबल वगैरह होता है सिलसिला। बताएं वो सूद के पैसे जो रिसीव कर रहा है मैन्युफैक्चरर, वो उसके लिए क्या ऑपरेटिंग इनकम कहलाएगा? जवाब है उस मैन्युफैक्चरर के लिए वो सूद की रकम, इंटरेस्ट की रकम ऑपरेटिंग इनकम के जुमरे में नहीं आएगा। क्वेश्चन है क्यों नहीं आएगा, जबकि यही इंटरेस्ट बैंक के लिए तो ऑपरेटिंग इनकम था, लेकिन यही इंटरेस्ट उस मैन्युफैक्चरर के लिए बताएं ऑपरेटिंग इनकम क्यों नहीं है? उसका जवाब आपको यकीनन समझ में आ गया होगा कि जो मैन्युफैक्चरर है उसका मेन जो बिजनेस है, प्राइमरी एक्टिविटी जो है वो सूद कमाना नहीं है, बल्कि अशिया को खरीदने के बाद तैयार करके बेचना है और वहाँ से प्रॉफिट कमाना है, जो कि उसकी मेन एक्टिविटी कहलाएगा। जबकि सूद के तौर पे जो वो पैसे जनरेट कर रहा है वो इनकम तो ज़रूर है, लेकिन उसके लिए ऑपरेटिंग इनकम इसलिए नहीं कहलाएगा क्योंकि उसका मेन काम नहीं है, मेन धंधा नहीं है, मेन उसका बिजनेस नहीं है। जो मेन बिजनेस है वो क्या है? माल को खरीदता है, रॉ मटेरियल, उसको तैयार करता है, उसके बाद उसको बेचता है और फिर इनकम जनरेट करता है, वो उसके लिए कहलाएगा ऑपरेटिंग इनकम, उस मैन्युफैक्चरर के लिए। और वो सेम मैन्युफैक्चरर क्या कर रहा है? सूद के तौर पर भी कुछ पैसे हासिल कर रहा है, तो वो उसके लिए इनकम तो 100% है, लेकिन उसके लिए याद रखिएगा मैन्युफैक्चरर के लिए यही रकम सूद की ऑपरेटिंग इनकम नहीं कहलाएगा, बल्कि कहलाएगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम। एक छोटी सी मिसाल और भी मैं आपको देना चाहता हूँ कि फर्ज करिए एक ऐसा बंदा जो कि टीचिंग करता हो, तो टीचिंग करके जो उसको पैसे हासिल हो रहे हैं वो उस बंदे के लिए, ट्यूटर के लिए कहलाएगा ऑपरेटिंग इनकम, क्योंकि उस बंदे ने फील्ड जो इंतखाब की हुई है वो एजुकेशन से रिलेटेड है और वो पढ़ने पढ़ाने से रिलेटेड है, उसका वो मेन काम है और वहाँ से वो पैसे हासिल कर रहा है, उसके लिए कहलाएगी क्या? ऑपरेटिंग इनकम। लेकिन फर्ज करें कोई बंदा ऑफिस में जॉब करता है और उसने ये बात सोची कि यार एक काम करते हैं, घर वापस आने के बाद रात में 9 बजे 8 बजे जब मैं घर पहुंचता हूँ, बराबर वाले जो साहब हैं पड़ोसी, वो पिछले कई महीनों से मुझसे कह रहे हैं कि उनके बच्चे को पढ़ा दिया जाए, तो एक काम करते हैं उसको पढ़ा देते हैं, 2-3 हज़ार 4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो जाएगी। मैं फारिग तो होता ही हूँ, टीवी देखने के बजाय उस बंदे को पढ़ा देता हूँ, बच्चे को। बताइए वो बंदा जो कि ऑफिस में या किसी बैंक में जॉब कर रहा है, उस ऑफिस या बैंक से जो उसको आमदनी हासिल हो रही है वो उसके लिए कहलाएगी ऑपरेटिंग इनकम, और वो जो बच्चे को पढ़ा के उसको फीस हासिल हो रही है वो उसके लिए कहलाएगी नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इसलिए क्योंकि बच्चे को पढ़ाना उसके लिए मेन उसकी बिजनेस एक्टिविटी या मेन उसकी एक्टिविटी नहीं है इनकम को जनरेट करने के लिए। मेन उसकी एक्टिविटी क्या है? ऑफिस में या बैंक में जॉब करना। इसका मतलब ये हुआ
कि वो बंदा जो कि काम ही करता है सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशन ही उसका टीचिंग है, तो टीचिंग से जो उसको जितने भी पैसे मिले वो उसके लिए ऑपरेटिंग इनकम है। लेकिन यही टीचिंग से पैसे जो कि उस बैंकर के लिए हैं वो उसके लिए ऑपरेटिंग नहीं कहलाएगा बल्कि नॉन ऑपरेटिंग कहलाएगा। ये दूसरी मिसाल भी उम्मीद है कि आपको बेहतर तौर पे कंसेप्ट क्लियर करने में मुआविन साबित होगी। नेक्स्ट है आपके पास अदर इनकम। अदर इनकम का मतलब स्टूडेंट जो होता है कि आपका जो मेन नेचर ऑफ बिजनेस है उसके अलावा किसी और जरिए से अगर आपको कोई आमदनी हासिल हो रही है तो वो आपके लिए कहलाएगी अदर इनकम। मिसाल के तौर पर हम इसको एज्यूम इस तरीके से कर सकते हैं कि फ़र्ज़ करिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पंखे वगैरह लगे हुए हैं वो फ़र्ज़ करें उनको चेंज करवा के रिप्लेस करवा के आप AC वगैरह लगवाना चाह रहे हैं, स्प्लिट लगवाना चाह रहे हैं। सारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने पंखे हैं सब उतरवाए जा रहे हैं और उसको बेचा जा रहा है। चूँकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसके हवाले से आपने उसका सारे पंखों की जो कॉस्ट है वो आपको पता है, पंखे आपने कब खरीदे थे वो आपको पता है, उसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड करते हैं। एज्यूम करते हैं पंखों की टोटल कीमत जो है वो एज्यूम कर लेते हैं, फ़र्ज़ करें 20,000 रुपये। पंखे जब आपने ख़रीदे थे उस वक्त से लेकर आज की तारीख तक जब आप पंखों को बेच रहे हैं तो टोटल पंखों का वो पंखों के ऊपर जो डेप्रिसिएशन आ चुका है, जो फरसूदी टोटल है वो फ़र्ज़ कर लेते हैं 12,000 रुपये। इट मीन्स दैट पंखों की कीमत आपकी बुक्स में इस वक्त होगी 8,000। 20,000 के आपने पंखे खरीदे थे, 12,000 का डेप्रिसिएशन हो चुका है, तो 8,000 रुपये पंखों की आपकी बुक्स में कीमत है। आपने जो रद्दी पेपर वाले को रोका सारे पंखों को जो बेचने के लिए, तो रद्दी पेपर वाले ने जो फाइनल कीमत आपके पंखों की लगाई है वो एज्यूम कर लेते हैं 10,000 लगाई। तो बताइए पंखों की कीमत आपकी बुक्स में निकल रही है 8,000, वो खरीदने में तैयार है 10,000 में और आप बेच भी रहे हैं। इसका मतलब 2,000 रुपये आपके लिए कहलाएगा अदर इनकम। अदर इनकम क्यों कहलाएगा? क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का काम जो है वो पंखे बेचना नहीं है, इत्तेफाकी तौर पर पंखे बेचे जा रहे हैं जिसके ऊपर आपको इत्तेफाकी तौर पर आमदनी हासिल हो रही है, तो ये आपके लिए कहलाएगी अदर इनकम। मामला उलट भी हो सकता है, फ़र्ज़ करें वही 20,000 के पंखे खरीदे थे, वही डेप्रिसिएशन 12,000 रुपये था, वही 8,000 रुपये आपके पास उन पंखों की बुक्स में कीमत थी। पंखा वाला कह रहा है बस भाई बस ज़्यादा बात नहीं चीफ साहब, पंखों की कीमत मैक्सिमम मैं आपको दूंगा 7,000। तो बताएं पंखों की कीमत आपकी बुक्स में कितनी निकल रही है 8,000, वो खरीदने में तैयार है 7,000। इसका मतलब 1,000 रुपये आपके लिए कहलाएगा लॉस, और ये वाला लॉस जो है वो आपके लिए ऑपरेटिंग लॉस ये भी नहीं कहलाएगा क्योंकि ये आपका मेन नेचर ऑफ बिजनेस से आपको नहीं हुआ, ये अदर लॉस में आ जाएगा। आज की क्लास के अंदर हमने तफसील के साथ, अच्छा आखिर में हमने स्टूडेंट्स एक्सेट्रा लिखा हुआ है, इसकी वजाहत पहले भी करता रहा हूँ फिर कर देता हूँ कि ये सारे को रेवेन्यूज हमने नहीं लिख दिए, इसके अलावा भी कोई रेवेन्यू हो सकता है जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं किया, लेकिन आपको कंसेप्ट हमने अल्हम्दुलिल्लाह प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की है। आज जो हमारा टॉपिक था वो रेवेन्यू से रिलेटेड था। अगर आपको पसंद आया हो, आपको एग्जाम्पल्स अच्छी लगी हो, तो काइंडली अपने फ्रेंड्स में ज़रूर हमारे इस वीडियो लेक्चर को शेयर करिएगा। चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया तो सर अली अहमद के नाम से चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करिएगा। कोई क्यूरी हो आपकी तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप रब्ता भी कायम कर सकते हैं। अगले वीडियो लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।